नमस्कार। सोमवार को तालिबान की घोषणा के बाद कि उसने पंजशीर पर कब्जा कर लिया है, एक तरीके से ये माना जा रहा है कि पूरे अफ़गानिस्तान पर उसने कब्जा कर लिया है। लेकिन ये बात उतनी आसान है नहीं जितनी कि लगती है। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति सालेह और जो उनका विरोधी गुट है मतलब तालिबानियों का, अहमद शाह मसूद के साथ उनकी लड़ाई जारी है और उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि पूरे अफ़गानिस्तान में अभी लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल तो ये लगता ही है कि जिस तरह उन्होंने सरकार की घोषणा की है 5 देशों को वहाँ पाकिस्तान, चीन, रूस मिस्र इन सबको बुलावा भी दे दिया है। उसके बाद ये लगता है कि स्थितियाँ थोड़ी-थोड़ी धीरे सामान्य होंगी, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ हैं कि बहुत संदेह की स्थिति, कन्फ्यूज़न की स्थिति वहाँ दिख रही है। इस पूरे मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक ऐसे विशेषज्ञ हैं, जो न सिर्फ़ अफ़गानिस्तान को बहुत अच्छे से जानते हैं, बल्कि उनका बहुत दखल रहा है एक दौर में और जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राकेश सूद साहब की। राकेश सूद साहब अफ़गानिस्तान में भारत के पूर्व राजदूत रह चुके हैं और उसके अलावा भी आप कॉलमिस्ट हैं, लेखक हैं और फ़ोटोग्राफ़र भी बहुत अच्छे थे हैं। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका कि आपने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से बातचीत करने के लिए समय निकाला। अब लगभग 20 दिन बाद भी अफ़गानिस्तान में इस स्थिति को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या अभी भी आपको लग रहा है कि बहुत अंधेरा धुआँ है, कोहरा छाया हुआ है अफ़गानिस्तान में और सिर्फ़ अफ़गानिस्तान में नहीं, पूरे क्षेत्र में संदेह की स्थिति है? सर। जी आई थिंक आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी स्थिति सामान्य नहीं है। इसलिए नहीं है कि सिर्फ जो भूतपूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह और उनका जो ग्रुप है जिसमें अहमद शाह मसूद के सुपुत्र अहमद मसूद भी शामिल हैं और भी कई लोग हैं जिन्होंने पंजशीर के अंदर काफ़ी विरोध किया है। पर अब लग रहा है कि वो शायद पंजशीर में उन्होंने तालिबान ने विजय प्राप्त की है, अपना झंडा फहरा दिया है गवर्नर के दफ्तर पर रेजिस्टेंस जो है, विरोध जो है वो अंडरग्राउंड एक तरह से हो गया है। तो ये भी एक है। दूसरा ये मसला भी जाहिर है कि तालिबान जिस तरह से 1994, 95, 96 जब तालिबान पहले पावर में आया था, जिस तरह तालिबान उस समय एक जिसको कहते हैं मिलिटरीली बड़ा इनएक्सपीरियंस्ड ग्रुप था, पॉलिटिकली कोई उसको जानता नहीं था और कमांड कंट्रोल के तहत वो एक बहुत यूनिफाइड ग्रुप था, क्योंकि मुल्ला उमर जो कहते थे वही सरबराह थे, वही अमीरुल मोमिनीन थे। अब आज का तालिबान उस समय के तालिबान से काफ़ी फ़र्क है 25 साल के बाद, क्योंकि इस 25 साल के दौरान में क्या हुआ? इस 25 साल के दौरान में तालिबान ने 5-6 साल तो अफ़गानिस्तान पे राज किया, सरकार चलाई, जैसी मर्जी चलाई, पर चलाई तो तालिबान बन गए। जी। फिर उसके पश्चात वो भागकर पाकिस्तान में आए, वहाँ उन्होंने शरण ली, वहाँ उनका एक वो रहबरी शूरा जिसको कहते हैं, क्वेटा शूरा, वो बना। उनको कुछ समय लगा, कुछ साल लगे अपने आप को संभालने में, अपने ग्रुप को रिकॉन्स्टिट्यूट किया उन्होंने, उन दोबारा से ताल्लुकात कायम किए अलग अलग देशों से जहाँ से उनको कॉन्ट्रीब्यूशंस, फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन आती थी गल्फ के देशों से, मसलन सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह वगैरह। और उन्होंने दोबारा से ये अपने जो कम्युनिकेशंस थे वो कायम किए और धीरे धीरे एक अफगानिस्तान में एक अमेरिका ने जो सरकार बनाई थी, अमेरिका की मदद से जो सरकार बनी थी, पहले हामिद करज़ाई की और उसके पश्चात अशरफ घानी की, उसके खिलाफ एक इंसर्जेंसी शुरू की। तो अब
एक इंसर्जेंट के रूप में तालिबान पेश आया। धीरे 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 तालिबान की एक यूं कहिए कि पाकिस्तान ने जो मेहनत की उसके अंदर, उनकी एक एक्सेप्टेंस बनाने में, ताकि दुनिया तालिबान को कुछ अलग नजर से देखे, उसके अंदर पाकिस्तान को पहली बार जो एक सक्सेस मिली वो थी 2013 में, जब दोहा के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय दफ्तर खोला गया। अब उस समय ये जाहिर हो गया कि तालिबान एक तरह से पर्दे के पीछे से बाहर आ गए, क्योंकि अब एक इंटरनेशनल ऑफिस है तो एक वैधता आ जाती है, एक लेजिटिमेसी आ जाती है, आप समझे ना। तो ये एक पहला उनका मकसद था। तो वहां से अब एक नई कहानी, एक नया मोड़ शुरू होता है, क्योंकि अब धीरे 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 तालिबान, जिसको टेररिस्ट कहा जाता था, पहले वो इंसर्जेंट हो गया, फिर अब इंसर्जेंट से वो एक पॉलिटिकल एक्टर हो गया, अब उसका नया दफ्तर खुल गया। अब ये है कि पॉलिटिकल एक्टर तो हो गया, पर लोगों से बातचीत करना आवश्यक है पॉलिटिकल एक्टर के लिए। तो धीरे धीरे अलग अलग देशों ने जाकर वहां पे डायलॉग शुरू किए, यूरोपियन देशों ने शुरू किए, चीन के साथ बातचीत हुई, रूस ने अपना एक मॉस्को डायलॉग शुरू किया, पाकिस्तान के साथ तो अच्छे ताल्लुकात थे ही थे शुरू से। और सबसे बड़ा उसके अंदर जो एक तरह से ब्रेक थ्रू हुआ वो 2018 में हुआ, जब ट्रंप सरकार ने डायरेक्ट डायलॉग शुरू कर दिया, डायरेक्ट नेगोशिएशन। तो वो इसका मतलब है कि अब पूरी तरह से वो एक एक्सेप्टेबिलिटी बन गई, अब पूरी तरह से एक पॉलिटिकल एक्टर बन गए। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आज का जो तालिबान है वो देखिए कितना वहां से कितना आगे आ चुका है राजनीतिक स्तर के ऊपर। फिर दूसरा, अब आप मिलिट्री स्तर के ऊपर देखें तो मिलिट्री स्तर के ऊपर भी उनको अब 15 साल से तो इंसर्जेंसी चलाने का तजुर्बा हो गया, आईईडीज और ये सब सुइसाइड अटैक और ये सारी चीजें जो हैं, अब इसका भली भांति उनको तजुर्बा हो गया है। उनके साथ कई सारे और टेररिस्ट ग्रुप्स आकर जुड़ गए हैं जो उनके साथ काम कर रहे हैं। अलकायदा तो उनके साथ था ही, अब अलकायदा तो है ही, अब उसके अलावा इस्लामिक स्टेट खुरासान भी आ गया है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कुछ अंश आ गए हैं, लश्कर तैयबा के लोग आ गए हैं, जैश ए मोहम्मद के लोग आ गए हैं, ईस्ट तुर्किस्तान की एक मूवमेंट है जो उइगुर्स की मूवमेंट है जो चीन सरकार से लड़ रही है, उसके लोग आ गए हैं। उज़्बेकिस्तान के अंदर एक मूवमेंट है, इस्लामिक मूवमेंट है जो उज़्बेक सरकार से लड़ रही है, वो लोग आ गए हैं। कुछ लोग जो सीरिया में जिन्होंने लड़ाई की वो वहाँ से खातिबा इमाम अल बुखारी, कुछ ताजिक लोग हैं, वो आ गए हैं। तो अब ये सब अलग अलग लोग जो हैं वो एक तरह से तालिबान को जैसे जैसे ज़्यादा पॉलिटिकल पावर मिली, पॉलिटिकल रिकग्निशन मिली, ये वो एक मैग्नेट की तरह ये सब लोग उधर आते गए। अब उन सबका मकसद एक मिलिट्री तौर के ऊपर उनका मकसद एक ही है, वो क्या है कि अशरफ घानी की सरकार को निकालना और अमेरिका और बाहर के देशों को वहां से निकाल देना। तो वो उनका वो मकसद पूरा हो गया। पर इसके साथ क्या हुआ है कि जो कमांड एंड कंट्रोल है वो थोड़ा कमजोर हो गया है, क्योंकि ये अलग अलग ग्रुप हैं, अलग अलग उनके खलीफा हैं, अलग अलग उनके लीडर हैं, अलग अलग उनके मिलिट्री कमांडर हैं। तो अब जब तक तो लड़ रहे थे इकट्ठे एक कॉमन एनिमी के खिलाफ, तो तब तक तो सही था। पर अब जब बैठकर आपस में पावर शेयरिंग की बात करनी है तो थोड़ी सी कठिनाई हो जाती है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि उस समय का तालिबान की पॉलिटिकल वजूद, मिलिट्री स्ट्रेंथ और कमांड कंट्रोल यूनिटी से आज के तालिबान के अंदर किस तरह क्या क्या फर्क आए हैं। तो आज इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि इसलिए उनको सरकार बनाने में काफी दिक्कत आ रही है कि सरकार कैसे बनेगी, कौन से ग्रुप को कितना हिस्सा, कितनी पावर मिलेगी।
हक्कानी नेटवर्क को कितनी पावर मिलेगी, जो ओरिजिनल क्वेटा शूरा है उसके नुमाइंदों को कितनी पावर मिलेगी, जो मिलिट्री कमांडर हैं जिन्होंने लड़ाई की है उनको कितनी पावर मिलेगी, जो बाहर के ग्रुप हैं ये तहरीके तालिबान या और सब जो हैं उनको कितनी हुकूमत में हिस्सा मिलेगा, उनको क्या अपने अपने इलाके सौंप दिए जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं इसके अंदर दिक्कत है। अब इसीलिए जो बड़े चौधरी हैं यानी आईएसआई के डीजी वो स्वयं वहां बैठे हुए, वो गए वहां पर शनिवार को। अब अभी तक तो ये था कि आईएसआई के लोगों का नॉर्मली ये होता है कि वो पर्दे के पीछे से वो नचाते थे कठपुतली को। अब वो जब सामने आ गए, अब तो सामने आ गए, और एक तरह से दो चीजें हैं कि एक तो उससे दो चीजें जाहिर होती हैं कि एक तो उनको दिख रहा है कि भाई अब मामला हाथ से बाहर नहीं जाना चाहिए, उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने वो सामने आए। दूसरा, बाकी देशों को उन्होंने एक संदेश भी भेजा कि भाई ठीक है, अब ये समझ लीजिए कि ये दुकान जो है ये हमारी ही है। बिल्कुल ठीक, ये बात सही है। लेकिन खास तौर से आईएसआई के चीफ का अफगानिस्तान पहुंचना और वहां बातचीत करना, इससे एक और नुकसान भी दिख रहा है। वो ये है कि अफगानिस्तान में अब नरमपंथी गुट जो है वो ये कह रहा है कि हमारे यहाँ हस्तक्षेप है। तो उनमें भी नरमपंथी गरमपंथी जो हैं, दो विभिन्न ग्रुप्स हैं, उनको लेकर के आप भी कहते रहे हैं कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि तालिबान 1 का रीपैकेज है, तालिबान 2 जो है वो रीपैकेज है। तो क्या रीपैकेज वो पाकिस्तान के खोखे में समझ में आ रहा है, या पाकिस्तान दिखाना चाहता है कि हमारे ही अंदर ये सब लोग हैं, अंडर में हमारे ये सब लोग हैं? देखिए, अब ये पाकिस्तान दिखाना तो चाहेगा कि ये अब हमारे ही कंट्रोल में है। अब वो कितना कंट्रोल, अगर वो डायरेक्टली कंट्रोल जाहिर करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी सी कठिनाई होती है, क्योंकि किसी को अच्छा नहीं लगता। किसी भी इंसान के ऊपर अगर आप उस सबके सामने उसके ऊपर हुकूमत जताएंगे तो अच्छा नहीं लगता। आप अपने घर के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्टली बात करके आप कर लीजिए जो कुछ समझौता करना है। तो इसीलिए आपने देखा होगा पाकिस्तान की तरफ से आया कि उनको न्योता दिया गया था आने के लिए, तालिबान ने उसको मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने आना चाहा था। तो हमने पूछा किस लिए, तो वो आए हैं क्योंकि वो उन्होंने बॉर्डर के ऊपर स्पिन बोल्डक पे या वहां पर अफगान जो वापस आ रहे हैं पाकिस्तान से, उनके लिए अड़चने खड़ी कर दी हैं, तो हमने इसलिए उनको बुलाया है, तो हमने इसलिए आने दिया। पर ये साफ जाहिर है कि वो इसलिए तो आए नहीं, वो वहां पे कोई वो सर्दे गर्मे खाने या कंधार के अनार खाने तो आए नहीं। तो आए हैं और वो वहाँ के मुल्ला ब्रदर और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। तो वो जाहिर है कि वो राजनीतिक खेल के लिए आए हैं। बिल्कुल सही है, राजनीतिक खेल के लिए आए हैं। लेकिन पहले तो कहा जा रहा था कि साहब अब्दुल्ला शादी में पाकिस्तान बेगाना, लेकिन वो है नहीं पाकिस्तान बेगाना। पाकिस्तान तो बाकायदा अब्दुल्ला भी खुद बना रहना चाहता है, शादी भी खुद करना चाहता है, और दुनिया की नज़र में कहीं वो अफगानिस्तान में पाकिस्तान अपना एक्सटेंशन तो नहीं देख रहा है? देखिए, अब ये पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एक तरह से आप समझिए कि पहली बार नहीं है कि उसने वहां पर एक काबू पाने की कोशिश की हो। अगर इससे पहले देखें तो आफ्टर ऑल 1996 में जब तालिबान की सरकार थी तो भी एक तरह से पाकिस्तान, क्योंकि उस समय तीन ही देश थे जिन्होंने तालिबान सरकार को रिकॉग्निशन दी, नेमली एक सऊदी अरेबिया था, एक यूएई था और एक पाकिस्तान था। और पाकिस्तान के बलबूते पर ही तालिबान की सरकार 5-6 साल चली। उन्हीं के एडवाइजर्स उनके साथ काम करते थे। अच्छा, उससे पहले पर वो सरकार फिर 2001 के बाद, जैसा आप जानते हैं, 9/11 हो गया और फिर अमेरिका ने तालिबान की सरकार निकाल दी। उससे पहले 1999 में जब सोवियत वहां से निकले
तो उसके बाद मुजाहिदीन ने वहां पर हमला करना शुरू किया। तो 1992 में नजीबुल्लाह की सरकार गिरी, तो उसके अंदर अब मुजाहिदीन आ गए, वही मुजाहिदीन जो पाकिस्तान के ऊपर इतने साल निर्भर थे। पर वो भी एक तरह से, तब भी पाकिस्तान का काबू हो गया, पर वो भी ज्यादा देर चल नहीं पाया, इसीलिए तालिबान का शुरू हुआ। अब उससे पहले जाएं तो 1973 में जब अफगानिस्तान में कू हुआ और सरदार दाऊद ने बादशाह जहीर शाह को उनका तख्ता पलट किया और वो सत्ता में आए, तो शुरू में उनका रुझान जो था वो काफी मॉस्को की तरफ था, कम्युनिस्ट, उनकी कम्युनिस्ट ओरिएंटेशन थी। और पाकिस्तान ने उस समय मेहनत करके, ईरान शाह थे ईरान में, शाह ऑफ ईरान, उनके साथ मिलकर सरदार दाऊद को थोड़ा सा अमेरिका की तरफ लाने की कोशिश की और इसमें वो कामयाब भी हुए। तो उनका वहां पे फिर इन्फ्लुएंस बढ़ा, पर वो ज्यादा देर रहा नहीं, क्योंकि 1978 में वहां की जो पीडीपीए थी, उन्होंने सरदार दाऊद के खिलाफ कू कर दिया और उनको मार दिया, और तब एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वहां पे आ गई, नूर मोहम्मद तराकी की। और फिर वहां से फिर उसके 1.5 साल के बाद सोवियत यूनियन ने इंटरवेंशन शुरू कर दी। तो ये पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो है, ये एक अजीब किस्म का रिश्ता है। पाकिस्तान कोशिश करता रहता है कि वहां पर उसका एक काबू हो। इतिहास में अगर आप देखें, अब मैं आपको 50 साल पीछे ले गया, 60 साल पीछे ले गया, अगर आप देखें तो ऐसे मौके थे जब पाकिस्तान वहां पर कंट्रोल में था, पर वो ज्यादा देर चल नहीं पाए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता रहा कि वो पाकिस्तान, वो जो कंट्रोल था वो उसको मेंटेन नहीं कर पाया। बिल्कुल, लेकिन आप तो अफगानिस्तान में रहे हैं और आपने अनुभव भी किया होगा, जैसा कि बताया जाता है कि अफगानी जनता बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों को पसंद नहीं करती है, या हो सकता है कि हम लोगों की तरफ से ऐसा बताया जाता है। क्या लगता है आपको, सच्चाई क्या है? या ये भारत के प्रति प्रेम अगर उनका दिखता है तो क्यों दिखता है? जनता की अगर बातचीत की जाए, क्योंकि जनता ही इस समय सबसे ज़्यादा त्रस्त है। अभी जो हालात हो गए हैं उसमें फिर महिलाओं पे अत्याचार शुरू हो गए हैं, महिलाओं की स्थिति खराब है। आप अगर पढ़ाई ज़रा से शुरू हुई, जो आज एक अखबारों में कुछ फ़ोटो भी छपी हैं, जिसमें ये हुआ कि दीवार या पर्दा बना दिया गया दोनों के बीच में। तो ऐसी स्थिति में अफ़गानिस्तान के लोग क्या, एक ज़माने में जो बहुत प्रगतिशील रहा करते थे, बहुत प्रोग्रेसिव थे, आज वो क्या चाहेंगे और क्या कुछ कर पाने की स्थिति में आगे हैं या नहीं है? देखिए, अब आज वो क्या चाहेंगे वो तो एक जाहिर है, क्योंकि अगर आप अफगानिस्तान की पॉपुलेशन देखें तो अफगानिस्तान की पॉपुलेशन इस समय करीब 3.5 पौने 4 करोड़ है। अब इसमें से 70% लोग की उम्र 30 साल से कम है। तो एक तरह से बहुत जवान पॉपुलेशन है। अब अगर आप समझें कि 70% लोगों की उम्र 30 साल से कम है, तो इसका मतलब है कि या तो वो बालिग हुए हैं या तालिबान के बाद, या उसके बाद तालिबान के जाने के बाद ही उनकी पैदाइश हुई है। क्योंकि जो आदमी 20 साल का है इस समय, वो 2001 में जब तालिबान की सरकार जा चुकी थी तब पैदा हुआ। तो एक तरह से जो समाज है जिसमें वो बड़ा हुआ है, जिसमें वो पढ़ा लिखा है, जिसमें उसने नौकरी ढूंढी है, जिसमें एक तरह से उसका शायद शादी हुई है या उसका परिवार बना है, तो वो एक बेशक एक कंजर्वेटिव सोसाइटी जरूर है, पर एक ओपन सोसाइटी है। इंटरनेट भी है, टेलीविजन भी है, मीडिया भी है, संगीत भी है, फिल्में भी आती हैं,
वो टीवी सीरियल भी देखते हैं, चाहे हिंदुस्तानी हो, चाहे तुर्किक हो, चाहे जहां मर्जी के हों। तो एक तरह से एक खुलापन है समाज में। अब जैसा अभी हम देख रहे हैं कि वो औरतों को लिए वो पर्दा डाल दिया, कई जगह उन्होंने संगीत बंद कर दिया रेडियो स्टेशन पर या टेलीविजन पर, कई जगह उन्होंने एक वो कोई कॉमेडियन थे बगलान में, उसको उसके घर जाके उसको कत्ल कर दिया। तो अब अगर इस किस्म की रुकावटें आएंगी तो ये 70% लोग जो एक पोस्ट तालिबान के पिछले 20 सालों में जिनका एक जिंदगी का अनुभव है, तो वो उसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे, ये थोड़ा कठिन है, क्योंकि उनको एक तरह से जो आदत पड़ चुकी है एक खुले समाज की, वो उसके फिर उसके विपरीत हो जाता है। तो उसमें कठिनाई तो अवश्य होगी। अब कठिनाई कैसे बाहर आती है वो देखने की बात है। अभी हमने देखा है कि वहां औरतें, कई शहरों में औरतों ने डेमोन्स्ट्रेशन किए हैं, काबुल में किया है, मज़ार शरीफ में किया है, हेरात में किया है। तो अब ये एक अचंभे वाली बात है कि औरतें इतने खुलकर बिल्कुल सामने आ रही हैं अपने अधिकारों के लिए, चाहे पढ़ाई का है, चाहे नौकरी का है, चाहे एम्प्लॉयमेंट का है, जो भी है। बिल्कुल। एक तरफ तो सर पाकिस्तान जो है वो बहुत सक्रियता से काम कर रहा है और माना भी जाता था कि वो करेगा। लेकिन दूसरी तरफ भारत की भूमिका या भारत पर खतरे को लेकर के बहुत सारी बातें चल रही हैं। भारत ऐसी स्थिति में, क्योंकि आप वहाँ नुमाइंदगी कर चुके हैं, क्या भारत से बातचीत भी हो रही है, ये हम सब जानते हैं, थोड़ा बहुत बातचीत चल रही है। लेकिन भारत की सक्रियता और आशंकाएँ कितनी हैं? ख़ास तौर से तब जब अफ़गानिस्तान में बहुत सारे अमेरिका जो है जहाज़ छोड़ आया है, आर्म्स एंड एम्यूनिशन छोड़ आया है। तो 2 सवाल हैं। एक ये कि भारत की स्थिति से पहले का सवाल ये है कि जो अमेरिका ये जितने भी आर्म्स एंड एम्यूनिशन छोड़ के आया है, वो क्या सोच के छोड़ के आया है? वह क्या इरादा क्या था? बहुत इस पे ज़्यादा बातचीत नहीं हुई है। और दूसरा ये कि भारत की स्थिति कैसे स्पष्ट होगी? भारत जो जिस रास्ते पे चल रहा है इस मामले पे, वो कितना स्पष्ट है? देखिए, पहले तो एक लोगों के दिमाग में एक गलतफहमी हो गई है कि अमेरिका वहां बहुत सारे हथियार छोड़ आया है। जी। सरासर आफ्टर ऑल अमेरिका ने वहां पर उनकी जो पुलिस और उनकी जो आर्मी थी, उसको सारी इक्विपमेंट अमेरिका ने दी है। तो अगर वो उनकी पुलिस जो है वो उन्होंने हाथ डाल दिए या सरेंडर कर दिया, या उनके आर्मी के यूनिट्स जो थे जिन्होंने सरेंडर कर दिया, तो तालिबान अब को उनके जो हथियार थे वो तालिबान के हाथ में आ गए। तो ये ज्यादातर हथियार ये वही हैं। अगर आप देखें, लोग कह रहे हैं कि जी उनके पास अब, तालिबान के पास अब हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर आ गए। तो अगर आप देखें तो वो हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर वो वही हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर हैं जो अमेरिका ने अफगान सरकार को, अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को दिए थे। अब उसमें से कई ऐसे हैं जो अब काम नहीं करते हैं, 60-70 ऐसे हैं जो नहीं काम करते हैं, और उनके जो वो हवाई जहाज हैं वो गिने चुने हवाई जहाज हैं, छोटे छोटे हवाई जहाज हैं। कोई उसके अंदर कोई ये नहीं है कि वो F-16 टाइप के फाइटर जेट्स हैं। वो हवाई जहाज हैं या तो रसद सप्लाई पहुंचाने के लिए या मेडिकल इवैक्यूएशन करने के लिए, और कुछ हवाई जहाज हैं जो कि जिनके ऊपर वो अटैक करने के लिए बनाए हुए हैं, वो प्रोपेलर एयरक्राफ्ट हैं। कुछ उनके अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, कुछ अमेरिकी हेलीकॉप्टर हैं जैसे ब्लैक हॉक, और कुछ रूसी हेलीकॉप्टर हैं जो उन्होंने ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज से लिए, जैसे ये मी-25 और मी-17। तो अब ये हेलीकॉप्टर अगर उनकी आर्मी जो थी वो उन्होंने लड़ाई नहीं की, अब अगर उनके पास एक राइफल थी अपनी, वो तो राइफल तो वो ले गए होंगे, पर जो बाकी रसद थी वो तो उनके माल खाने में पड़ी है ना। तो अब माल खाना तो तालिबान के कब्जे में है।
तो एक तरह से ये गलत किस्म की बात है कि अमेरिका वहां तालिबान के लिए छोड़ आया है, क्योंकि अब अगर अफगानिस्तान की आर्मी ने हाथ डाल दिया है, हार मान ली है, तो वो अपने हथियार जो हैं उनको कहां ले जाएंगे? वो तालिबान के कब्जे में ही आएंगे। तो ये वही हथियार। हाँ, इसके अंदर एक चिंता का विषय ये है कि इसके अंदर कई सारी ये मॉडर्न असॉल्ट राइफल्स हैं, करीब 350 के आसपास, कुछ 60,000 के आसपास मशीन गन्स हैं। ये सब नए अमरीकी हथियार हैं। अब ये नए अमरीकी हथियार अगर तालिबान के कब्जे में हैं और ये वहां से कुछ लश्कर ए तौयबा को मिलते हैं या कुछ जैश ए मोहम्मद को मिलते हैं, तो भारत के लिए एक चिंता की बात अवश्य बनती है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें से कई गुट ऐसे हैं जिनका भारत की तरफ या कश्मीर की तरफ ज्यादा फोकस है। तो अगर उनके पास ये मॉडर्न हथियार, मॉडर्न असॉल्ट राइफल्स, मॉडर्न मशीन गन्स आती हैं और वो कश्मीर की तरफ रुख करते हैं, रुझान करते हैं, तो हमारे लिए वो चिंता का विषय अवश्य है। बिल्कुल ठीक। भारत के लिए भारत की जो भूमिका है, जो अभी तक बहुत स्पष्ट नहीं दिख रही है, उस पर क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? और खास तौर से एक और सवाल इसी के साथ-साथ जुड़ता है कि क्या भारत को अफ़गानी शरणार्थी स्वीकार करने चाहिए बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में? देखिए, एक साफ बात है कि अगर वहां से अव्वल तो भारी मात्रा में भारत में शरणार्थी आने की बात नहीं है, पर हाँ, कई लोगों का ये है जिन्होंने भारत के साथ अच्छी तरह से काम किया है। और अगर भारत की आज एक स्थिति है, जैसा अभी आप कह रहे थे कि भारत को एक सबके दिल में भारत के प्रति एक विश्वास है, एक अफेक्शन है, एक प्रेम है, वो इसलिए है क्योंकि उनको लगता है कि हम लोगों ने जो काम किया है वहाँ पर, चाहे हमने सड़क बनाई या स्कूल बनाए या अस्पताल चलाए या मेडिकल कैंप किए या पावर ट्रांसमिशन लाइन लगाए या डैम बनाया या जो भी कोल्ड स्टोरेज प्लांट लगाए, हमने जो कुछ भी वहाँ प्रोजेक्ट किए हैं, वो हमने किसी एक ग्रुप को फेवर करने के लिए नहीं किए हैं। वो हमने प्रोजेक्ट किए हैं अफगानिस्तान के आम जनता के भले के लिए। वो प्रोजेक्ट हमने ताजिक इलाकों में किए हैं, वो प्रोजेक्ट हमने उज़्बेक इलाकों में किए हैं, वो प्रोजेक्ट हमने पश्तून इलाकों में किए हैं, वो प्रोजेक्ट हमने हज़ारा इलाकों में किए हैं, वो प्रोजेक्ट हमने आइमक इलाकों में किए हैं, वो प्रोजेक्ट हमने बलूच इलाकों में किए हैं। कोई वहाँ का ऐसा, वहाँ पे 34 प्रदेश हैं, अफगानिस्तान में 34 प्रदेश हैं। कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जहाँ पे भारत के आर्थिक सहयोग से कोई न कोई प्रोजेक्ट ना किया गया हो। और कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनकी एक बहुत राष्ट्रीय तौर पे एक विजिबिलिटी है, एक सिंबलिज्म है। संसद भवन है, जैसे उनका संसद भवन, बिल्कुल। तो दूसरी बात, हमारे वहां से अफगानिस्तान से करीब 6,000 बच्चे इंडिया पढ़ने आते हैं हर साल। इसमें से करीब आप समझ लीजिए 800-900 ऐसे होंगे जिनको हम भारत सरकार वजीफा देती है, और बाकी 5,200 स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने खर्चे पे आते हैं हिंदुस्तान में पढ़ने के लिए, वो यहाँ रहते हैं। अब जैसा आप जानते हैं कि कोई भी कोर्स अगर बीए के लिए कोई आ रहा है, एमए के लिए आ रहा है, तो एवरेज अगर आप औसत मान के चलें तो करीब 3 साल का कोर्स होता है। तो किसी भी समय यहाँ पर करीब 18,000 वो बच्चे होते हैं जो कि अपनी एजुकेशन यहाँ कर रहे हैं। ये जो प्रोजेक्ट थे, ये जो बच्चे आ रहे हैं, ये अफगानिस्तान के अंदर सारे प्रदेशों से आ रहे हैं।
तो इसलिए ये लोग एक तरह से हमारे एम्बेसडर हैं। अगर आज हमारी इज्जत है अफगानिस्तान में तो इस वजह से है कि हम लोग के फेवरेट नहीं ढूंढते हैं। पाकिस्तान का ये है, पाकिस्तान जिस तरह कहता है ना कि हमको एक फ्रेंडली सरकार चाहिए, हमको फर्क नहीं। अफगानिस्तान में जिस सरकार का चुनाव होगा हमें मालूम है कि उसके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे। अगर वो अपने लोगों का भला चाहती है तो उसके ये लाजमी है कि उसके ताल्लुकात हमारे साथ अच्छे होंगे। ये इसीलिए मुनासिब है क्योंकि ये जो लोग हैं इन्होंने हमारे साथ काम किया है। ये प्रोजेक्ट जो हैं ये हमने हिंदुस्तान से लेबर ले जाकर नहीं किए हैं, ये वहीं के लोगों ने हमारे साथ मिलजुल कर बनाए हैं। और इसलिए अगर इन लोगों को इस बात की चिंता है कि लोग जा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि अच्छा इंडियन एम्बेसी के प्रोजेक्ट किसने किया था या इंडियन एम्बेसी में कौन काम करता है, और अगर उनको इस बात की चिंता है तो मैं समझता हूं कि ये हमारी मॉरल ड्यूटी है, ये हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हम उन लोगों को शरण दें। क्योंकि अगर आज हम उनको शरण नहीं देंगे तो कल अगर हमको वहां जाना होगा तो हम किस मुंह से जाएंगे। और मैं आपके सुनने वालों को, पढ़ने वालों को एक चीज और बताना चाहता हूं। 1992 में जब नजीबुल्लाह की सरकार गिरी थी तो नजीबुल्लाह उस समय प्रेसिडेंट थे। 1992 में नजीबुल्लाह साहब के परिवार को हमने शरण दी थी, आज भी यहां है, आज भी। और नजीबुल्लाह खुद आने वाले थे पर वो आ नहीं पाए और बाद में जैसा आप जानते हैं उनको मार दिया गया तालिबान ने 1996। जब मैं गया था अफगानिस्तान तो कई लोग मुझे मिले जिन्होंने, जो पुराने मुजाहिदीन लीडर थे, जिन्होंने नजीबुल्लाह सरकार, जो कम्युनिस्ट सरकार थी, उसके खिलाफ लड़ाई की, समझे ना आप। पर फिर भी उन्होंने मुझे ये कहा कि एम्बेसडर साहब, हम भारत की इसलिए इज्जत करते हैं कि आप अपने दोस्तों का हाथ नहीं छोड़ते। आपने नजीबुल्लाह सरकार का सहयोग किया था और आपने अंत तक निभाया। हालांकि ये लोग नजीबुल्लाह के सरकार के विरोध में थे, लड़ रहे थे, पर ये जो एक खास बात थी कि उनको ये लगा कि भारत जो है वो एक लॉयल्टी के प्रति, एक दोस्ती के प्रति एक वफादारी है, और ये एक बहुत खास क्वालिटी है। तो अगर उन लोगों को जिन्होंने हमारे साथ काम किया है, जिन्होंने हमारी इज्जत वहां पे बनने दी है, जिनकी वजह से हमारी इज्जत बनी है अफगानिस्तान में आज, अगर हम उन लोगों को उनकी जरूरत के वक्त उनकी मदद नहीं करेंगे तो ये जो हमारा जो नाम है ना, ये नहीं रहेगा। बिल्कुल ठीक है। एक अंतिम सवाल ये, क्या भारत को सिर्फ उतनी ही चिंता है रखनी चाहिए, या जैसा कि अभी आपने कहा कि अगर वो हथियार जैसे मोहम्मद के पास आ गए तो हमारे लिए खतरा होगा, या भारत के लिए और कितनी बड़ी चिंताएं हैं? क्योंकि एक गुट बन रहा है पाकिस्तान, चीन और तालिबानों का, वो ज्यादा बड़ी चिंता है, या और किस किस तरीके की चिंता है? अगर आप इसे संक्षेप में बता सकें ज्यादा अच्छा हो। देखिए, जैसा मैंने कहा कि एक तरफ तो आपको जो पाकिस्तान से जो एक्सटर्नल स्पॉन्सर्ड टेररिज्म आता है उसकी बात है। अगर आप देखें तो 1990s में, 1990 वगैरह में, जब कश्मीर के अंदर आतंकवाद बढ़ा था और सबसे पहले बाहर से लोगों ने आना शुरू किया था, तो तब भी अफगानिस्तान के लोग नहीं आए थे। पाकिस्तानी कश्मीरी, पाकिस्तानी पंजाबी, पाकिस्तानी पश्तून आए थे, अफगान पश्तून नहीं आए थे। तो इसलिए मुझे ये नहीं लगता है कि तालिबान आ जाएगा यहां पर। हाँ, पर क्योंकि ऐसे गुट हैं जैसे लश्कर ए तोयबा, जैशे मोहम्मद, वो अगर उनके लिए एक बढ़ावा मिलता है, और हम जानते हैं कि उनके ताल्लुकात जो हैं वो आईएसआई के साथ बहुत नजदीकी हैं, तो इसलिए अगर वो इसके अंदर शुरू करते हैं आना तो वो हमारे लिए खतरे की बात है। तो ये तो एक
एक वो टेररिस्ट रिलेटेड है। दूसरा, हाँ, ये एक नया एक वो गुट सा बन रहा है जिसमें आप कहिए कि पाकिस्तान, चीन, रूस ये एक तरह से एक तरफ आ जाते हैं। अब ये देखना है कि चीन का एक इंटरेस्ट है, चीन का इंटरेस्ट है कि उनके खिलाफ जो एक उइगुर्स का ग्रुप है ETIM, उसको कंट्रोल में रखे तालिबान। रूसियों की चिंता है कि वहां पर जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, मसलन ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, वहां पे टेररिस्ट ना आए, और ये हेरोइन और ओपियम जो इन देशों के थ्रू रूस तक पहुंचती है वो ना आए। जाती है। जी, ईरान की चिंता है कि हजारा लोग जो शिया लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार ना किए जाएं, क्योंकि ये सुन्नी, कट्टर सुन्नी अगर जिस तरह पहले था, अगर उस तरह की सरकार बनती है तो उनको उस बात की चिंता है। अब सवाल यह है कि किस किस्म की सरकार बनती है, ये तो अब अभी किसी को मालूम नहीं है। तो इसलिए आज की तारीख में ये सभी लोगों को चिंता है इस बात की, क्या पाकिस्तान उसको सब चीज़ों को संभाल लेगा या नहीं, क्या ये गुट कितनी देर तक चलेगा, ये इस सारी चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है। तो हमको चाहिए कि हम इन सब चीज़ों में एंगेज्ड रहें, क्योंकि देखिए अमेरिका के लिए तो, अमेरिका तो 10,000 किलोमीटर दूर बैठा है समुंदर पार, वो तो जा सकता है, पर हम तो इसी इलाके के हैं, हमारा तो पड़ोस है, तो हम कहीं छोड़ के तो जा नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमको तो यहाँ पर रहना है, और हमको जो कुछ वहाँ पे हो रहा है उसको झेलना भी है, तो उसका असर भी हम पर डायरेक्ट होगा। तो इसलिए हमारे पास डिसएंगेजमेंट नाम की जो है वो उसकी गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल ठीक। बहुत सारी जो गूढ़ चीजें थी, बातें थी, उनको आपने बहुत सरल शब्दों में समझाया। नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार।